हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल है यूनिट 6 विच इज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, और साथ में फॉर ऑल द जीआईबी रिलेटेड अपडेट्स डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज का सेशन है ऑन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर वी आर इंटीग्रेटिंग विद द अदर इकोनॉमीज, जहां हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर रखा है जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड हो सके। हम लोग दूसरी कंट्रीज के गुड्स को अलाउ कर रहे हैं, ओके, जिससे कि बहुत टैरिफ वगैरह कट करके कि जिससे वो भी कॉम्पिटिटिव रेट में इंडिया में मिल सके। ओके, तो ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। वो डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा ओपन इकोनॉमी बनना चाहते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज द डेवलपमेंट टुवर्ड्स अनरेस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमीज आपस में इंटीग्रेट हो रही है जिससे कि डिफरेंट कंट्रीज से गुड्स, सर्विसेज, पीपल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर्स इजिली मूव कर पा रहे हैं। सो एक्चुअली इट हैज टर्न्ड द वर्ल्ड इनटू अ सिंगल ग्लोबल मार्केट प्लेस। इससे क्या होता है, पूरा वर्ल्ड एक सिंगल ग्लोबल मार्केट प्लेस बन जाता है जहां पे यू गेट अ फ्री एक्सेस to the skilled people to the varieties of goods and services. The concept was formally introduced in India with the new economic policy in 1991-92. इंडिया की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन कब आया, 1991 में। एक्चुअली इंडिया वाज फेसिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस फेस कर रही थी क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट्स था वो काफी ज्यादा था इन कंपैरिजन टू द एक्सपोर्ट्स। ओके, हमारा इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा राइज हो गया था, गल्फ वॉर चल रहा था, ऑयल प्राइसेस काफी हाई थे एंड वी आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट्स ऑफ द ऑयल। तो उसके चलते इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके चलते इंपोर्ट हम लोग करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा था ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो अब जो फॉरेक्स रिजर्व्स बाकी थे दैट वाज ओनली 1.2 बिलियन डॉलर, जिससे कि बस खाली अगले 2 हफ्तों का एसेंशियल इंपोर्ट फंड हो सकता था। ओके, तो इसी के चलते इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारा टर्न्स ऑफ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड वहां पे रखा जिससे कि उनको इमरजेंसी लोन मिल सके, और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया फॉर द बेल आउट पैकेजेस। बट वो बेल आउट पैकेजेस जो लोन्स आए वो काफी स्ट्रिक्टर कंडीशंस के साथ आए कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। नाउ इंडिया हैज टू ओपन इट्स इकोनॉमी, इट हैज टू मूव फ्रॉम द क्लोज्ड इकोनॉमी टू बीइंग द ओपन इकोनॉमी, जिसके अंदर में काफी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए जिसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या क्या आता है, एल से होता है लिबरलाइजेशन, जहां पर लाइसेंस राज सिस्टम को खत्म किया जा सके। पहले क्या था, इंडियन बिजनेसेस को हर एक चीज के लिए ब्यूरोक्रेटिक परमिशन, गवर्नमेंट परमिशन चाहिए रहती थी। ओके, कि क्या प्रोड्यूस करे, कितना प्रोड्यूस करे, क्या प्राइसिंग रखे, तो उसको हटाया गया। बहुत सारी चीजों के लिए लाइसेंस जो रिक्वायरमेंट है उसको रिमूव किया गया फॉर मेजर इंडस्ट्रीज, जिससे कि लोकल बिजनेस इजिली ग्रो हो सके। देन पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, जहां पे कई सारे सेक्टर्स जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट की ही मोनोपोली थी, गवर्नमेंट ओन्ड एंड कंट्रोल थे, वो सेक्टर्स ओपन करे गए फॉर द प्राइवेट ऑल्सो, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, एविएशन, जिसमें कि प्राइवेट बिजनेसेस भी एंटर कर सके। और लास्ट जी है आपका ग्लोबलाइजेशन, जहां पे इंडियन इकोनॉमी को एक तरीके से हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विद द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय अलाउइंग द इंटरनेशनल ट्रेड, जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, जैसे टैरिफ्स, ड्यूटीज है, उनको रिड्यूस किया गया जिससे कि फॉरेन गुड्स है वो कॉम्पिटिटिव रेट्स पे इंडिया में मिल सके। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको लाया गया। ओके, तो टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया, एफडीआई को बूस्ट किया गया जिससे और ज्यादा फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट कर सके इंडियन बिजनेसेस में। रूपी को डीवैल्यू किया गया, रूपी को डेप्रिशिएट किया गया जिससे कि जो इंडिया से एक्सपोर्ट्स है वो ज्यादा और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके, चीप हो सके। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए गए थे अंडर एलपीजी रिफॉर्म्स। Now the term globalization refers to increasing interconnectedness of world economies, world cultures and inhabitants as a result of cross-border trade in goods and services,
टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड नॉलेज। तो वही डेफिनेशन लिखी है यहाँ भी कि ग्लोबलाइजेशन से मतलब है कि वेयर वी आर इंटीग्रेटिंग आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, जिससे फ्री फ्लो हो पाता है ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, कल्चर, ओके, इंटरमिंगल होते हैं, पीपल, नॉलेज एंड एवरीथिंग। Now we will discuss the globalization and its impact on India. So ग्लोबलाइजेशन आने से इंडिया इकोनॉमी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको समझेंगे। ऑफ कोर्स मेजर इम्पैक्ट क्या आया, जो इंडियन इकोनॉमी जो एक स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी थी वो मूव कर पाई टू द वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। So advent of globalization caused significant changes in Indian economies, economy policy। एक तो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज की गई जैसे बताया मैंने, changes in the production, consumer behavior, it has an influence on the culture as well। अब जैसे भाई फॉरेन गुड्स आ रहे हैं इंडिया में, तो उस तरीके से क्या होता है, वहाँ का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर भी इंडिया में आ रहा है, वहाँ के ड्रेस, वहाँ का फूड, ओके, वो सारी चीजें तो आ ही रही हैं। साथ में प्रोडक्शन में भी चेंजेस किए जाते हैं विच कुड बी मीटिंग द इंटरनेशनल नॉर्म्स, जो हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर सके। कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस आता है, नाउ इंडियन कंज्यूमर्स हैव एन एक्सेस टू द ग्लोबल ब्रांड्स, ओके। फास्ट फूड चेंजेस, तो फास्ट फूड चेंज, तो उससे उनके लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आते हैं। एंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एरियाज प्रोपेल्ड द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो जैसे कि एफडीआई एक्सेस किया गया, अलाउ किया गया इन द वेरियस सेक्टर, ओके, सो उससे boost मिला to the various industries which has improved the economics, production, productivity. Exports were regarded as a growth engine, many new technologies were implemented which boosted productivity in the long run। so बाहर से भी new technology flow हुई, R&D हुआ, जिससे again productivity boost हुई। Effect of globalization increased per capita income, better employment opportunities and far more options for the customers। so इससे per capita income improve हुई, standard of living improve हुई, IT services boom देखने को मिले। हमारी कंट्री एक तरीके से एक बैक ऑफिस का काम कर रही थी, ओके, जिससे इन्फोसिस, TCS, ये सब आए, ओके। और कंज्यूमर के लिए वाइडर वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्लोबलाइजेशन ओपन अप न्यू ऑप्शंस फॉर द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी बूस्ट मिला, अब न्यू कैश क्रॉप्स, स्पाइसेस, ये सारे कुछ एक्सपोर्ट हुए टू द वर्ल्ड मार्केट्स। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर, दैट इज थ्रेटेंड री इमर्जेंस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जहां पर अब डी ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। तो डीग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी एंड द इंटीग्रेशन अमंग्स द पर्टिकुलर यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नोन एज डीग्लोबलाइजेशन। तो जब देख रहे हैं अब अराउंड द वर्ल्ड जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस है, वॉर्स हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो वहां पर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करे, हम लोग अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके ऑन द इंपोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन के चलते हमारा ही फॉरेक्स रिजर्व्स भी कम होगा, ओके। तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग आवर इकोनॉमी फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि अब जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे एनर्जी वॉर्स हो रहे हैं, ओके, अब ऑयल प्राइसेस बहुत हाई हो गए, तो हम लोग को अपना प्रोडक्शन इंप्रूव करने की जरूरत है और डिपेंडेंसी वर्ल्ड इकोनॉमी पे, मतलब डिफरेंट कंट्रीज पे कम करने की जरूरत है। When a government enacts a law that restricts or prohibits the international trade, it is participating in protectionism. And protectionist measures frequently attempt to protect the home producers and workers from foreign competition. तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स लेती है जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हो सके और उनको सपोर्ट मिल सके, लाइक प्रोवाइडिंग देम द सब्सिडीज, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, और जो फॉरेन से गुड्स आते हैं उन पे हैवी टैरिफ्स लगा देती है, जिससे उनके गुड्स क्या हो, अपनी कंट्री में कॉस्टली हो जाए तो उनकी डिमांड भी कम हो जाए और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी डिमांड इंडिया में बढ़ सके। तो वर्ल्ड बैंक, WTO भी अलाउ करता है कि जब इस तरीके के पॉलिटिकल क्राइसिस होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, तो इस तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स एक लिमिटेड वे में डिफरेंट इकोनॉमीज ले सकती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शनिज्म टेक्स थ्री फॉर्म्स which are in the form of tariffs, import quotas and non-tariff barriers। टैरिफ्स में क्या होता है, डायरेक्टली जो ड्यूटी जो लेवी की जाती है ऑन द फॉरेन गुड्स उनको बढ़ा दिया जाता है, जिससे फॉरेन प्रोडक्ट्स क्या है इंडिया में एक्सपेंसिव हो जाए तो उनकी डिमांड भी कम हो जाए। इंपोर्ट कोटा में क्या करती है गवर्नमेंट,
रिस्ट्रिक्ट करती है ऑन द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द स्पेसिफिक गुड दैट कुड बी इंपोर्टेड इन द कंट्री, कि भाई एक साल में कौन जो स्पेसिफिक गुड्स है वो कितना मैक्सिमम इंपोर्ट किया जा सकता है, उसके बाद उसका फर्दर इंपोर्ट अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी किसी गुड्स की इंपोर्ट करी जाती है उस पे लिमिटेशंस प्लेस कर देती है। इसके साथ साथ अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स विच इंक्लूड्स द फॉर्म ऑफ की जहाँ पे स्टिकर ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशंस आ जाते हैं, स्टिकर क्वालिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं, कस्टम डिलेज, जिससे कि बहुत ही डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव हो जाए फॉरेन कंट्रीज को, फॉरेन कंपनीज को अपना गुड सेल करने के लिए लोकल मार्केट्स में। तो ये सब डिफरेंट फॉर्म्स है प्रोटेक्शनिज्म के जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। The protectionism results in declining in trade, rising in prices, especially of the foreign goods, and the necessity for the provision of subsidy for the protected industry. साथ में subsidy measures दिए जाते हैं, okay, for the domestic industries, protectionist measures. There are a number of unprecedented events in the recent years, such as Brexit, जहाँ पे UK ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया था, okay, which was like a integrated regional trade system. Then there was a withdrawal of US from the Trans-Pacific Partnership, okay, जो एक बड़ा मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट था उससे यूएस ने अगेन एग्जिट कर लिया। देन देयर आर यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट्स, ओके, तो उनका टैरिफ्स को लेकर हमेशा ही डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। कोविड पेंडेमिक, लॉकडाउन वगैरह हो गए, उससे अगेन सप्लाई चेन इम्पैक्ट करा, बिजनेस क्लोजर्स हुए। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, अदर वॉर्स विच आर गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, सो इन सबसे ही ऑफ कोर्स प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, ओके, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे कुछ इम्पैक्ट करते हैं। नाउ द वेरियस इनवर्ड लुकिंग सोवरेन पॉलिसीज, तो वही है जो गवर्नमेंट डिफरेंट सोवरेन पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं, okay, like prioritizing the domestic production, offering packages to enable domestic companies to increase their scale of operations। जहाँ domestic production दी जा रही है, domestic industries को incentives दिए जा रहे हैं, subsidies दी जा रही है, financial rewards दिए जा रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं तो उस पर सब्सिडी मिल रही है जिससे और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली हो सके। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स डोमेस्टिकली, promoting protectionist policies to support the countries from unfair trade competition from cheap suppliers। अब जैसे चाइना है, वहां से काफी ज्यादा चीप प्रोडक्ट्स इंडिया में डंप होते थे, तो उससे लोकल बिजनेसेस पे इम्पैक्ट बढ़ता था, ओके, तो उसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर विलिंग ड्यूटी, ये सब लगा देती है, ओके। सो इट डिमॉन्स्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। तो यही सारे मेजर्स जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स कि वी आर रिट्रीटिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। जहां हमने बहुत ज्यादा इकोनॉमी को ओपन अप कर रखा था, उसी में अब हम थोड़ा इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन हैज बीन डिफाइंड एज अ राइज इन डैश अमंग द नेशंस। ऑप्शन है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी वेल्थ इंटीग्रेशन। सो ग्लोबलाइजेशन से मतलब है देयर इज अ राइजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वेयर इकोनॉमीज आर इंटीग्रेटिंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next है, which among the following is not a benefit of globalization? So options है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ऑप्शन बी जॉब क्रिएशन, ऑप्शन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ग्लोबलाइजेशन से जब डिफरेंट इकोनॉमीज आपस में इंटीग्रेट कर रही है, क्रॉस बॉर्डर फ्लो होता है ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, पीपल, ओके, सो न्यू टेक्नोलॉजीज फ्लो होती है डिफरेंट कंट्रीज से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, जॉब क्रिएशन होता है, ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप करती है। बट इसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं, उस कंट्री की गवर्नमेंट कितनी ज्यादा स्टेबल रहेगी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, दैट इज नॉट अ बेनिफिट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्शनिज्म मेजर? ऑप्शन है इंक्रीज टैरिफ, ऑप्शन बी नॉन टैरिफ बैरियर्स, ऑप्शन सी इंक्रीज कोटा, ऑप्शन डी इंक्रीज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। सो जहां गवर्नमेंट टैरिफ बढ़ा रही है, टैक्स कर रही है हेविली इंपोर्टेड गुड्स को, तो अगेन दिस इज अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स अडॉप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, लाइक जहाँ पे स्टिकर क्वालिटी नॉर्म्स, स्टिकर कस्टम क्लियरेंस, वो सब कर देती है। इंक्रीज इम्पोर्ट कोटा, जहाँ पे वो लिमिटेशन इम्पोज करती है कि कितना क्वांटिटी का गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स इंपोर्ट हो सकता है एक साल में। सो दीज आर द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर। बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को बढ़ाना, जैसे करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो फुल अलाउड है, आप फुल
जो है इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू फॉरेन करेंसी फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर्पस। बट जहाँ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की बात आती है, लाइक वी आर कन्वर्टिंग इंडियन रुपी टू फॉरेन करेंसी फॉर द इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, फॉर द लोन्स, तो वहां पे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है। तो अगर उसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज वी आर ओपनिंग अप आर इकोनॉमी मोर फॉर द इन्वेस्टमेंट्स एंड ओके लोन्स एंड ऑल, तो वहां पे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है, बिकॉज अदरवाइज there could be a increased flight of capital also from the country जब इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह आएंगी। ओके तो उसको अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, सो इट इज नॉट अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, यहाँ पे तो हम और ओपन अप कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next, DAS strives to create a level playing field for all the countries and individuals, ensuring everyone has an access to opportunities and the resources. Options है fair liberalization, fair globalization, fair privatization, equitable investment. So right answer है fair globalization. Fair globalization एक टर्म है जहाँ पे मतलब है कि जैसे जहाँ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका बेनिफिट हर कंट्री को, हर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी को मिल सके, ओके, जिससे डिस्पैरिटीज रिमूव हो सके, सबको इसका इक्वली बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट है द प्रोटेक्शनिज्म रिजल्ट्स इन डैश। ऑप्शन है डिक्लाइन इन ट्रेड, राइज इन प्राइस, प्रोविजन ऑफ सब्सिडी, ऑल ऑफ द अबव। सो जब गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अडॉप्ट करती है तो उससे ऑफकोर्स इंटरनेशनल ट्रेड इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग इजली द फॉरेन कंपनीज टू एक्सेस अवर कंट्री, सो ट्रेड डिक्लाइन होगा। ओके, यू आर प्रोवाइडिंग द सब्सिडीज, प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज आर देयर फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इट मे रिजल्ट इन इंक्रीजिंग इन द प्राइसेस। जहां आप टैरिफ वगैरह इम्पोज कर रहे हो तो फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव होता है, दूसरी तरफ कंपटीशन नहीं होता है, तो इंडियन प्रोड्यूसर्स भी मोनोपोली के लिए अपने गुड्स को हायर प्राइसेस पे सेल कर पाते हैं इंडियन मार्केट्स में, बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन प्रोडक्ट्स। ओके, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ये सेशन ओवर होता है। अगर आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो, जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस। साथ में फॉर ऑल द JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.